आज हम एक ऐसे इंसान की दुनिया में उतरने वाले हैं जिन्हें ज्यादातर लोग वॉरेन बफेट के राइट हैंड मैन के तौर पर जानते हैं। लेकिन चार्ली मंगर वो इससे कहीं ज्यादा थे। वो एक आर्किटेक्ट थे, बेहतरीन विचारों के। आज हमारे पास पुअर चार्लीज एल्मनैक किताब के कुछ हिस्से हैं। और इनके जरिए हम मंगर के दिमाग में झांकने की एक कोशिश करेंगे, समझेंगे कि उनका निवेश का फलसफा क्या था और दुनिया को देखने का उनका नजरिया इतना अलग क्यों था। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो बातचीत है ये सिर्फ स्टॉक मार्केट या निवेश की टिप्स तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा असली मिशन है मंगर के उस कॉन्सेप्ट को समझना जिसे वो सांसारिक ज्ञान या वर्ल्डली विजडम कहते थे। वर्ल्डली विजडम, हाँ। हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने बायोलॉजी, फिजिक्स, साइकोलॉजी जैसे अलग अलग फील्ड से आइडियाज उधार लेकर एक ऐसा कमाल का मेंटल फ्रेमवर्क तैयार किया जिसने उन्हें सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि आप कह सकती हैं जिंदगी में भी एक अलग ही लेवल की कामयाबी दिलाई। तो फिर चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से मंगर की हुई थी, ओमाहा। जी। उनका बचपन एक काफी साधारण माहौल में बीता, लेकिन एक चीज थी जो साधारण नहीं थी। वो था उनके घर में किताबों को लेकर जो जुनून था। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। और एक बड़ी दिलचस्प बात है, उनके पिता के एक दोस्त थे डॉक्टर एड डेविस, जिनके घर पर मंगर अक्सर मेडिकल जर्नल्स पढ़ते थे। एक बच्चा मेडिकल जर्नल पढ़ रहा है। सोचिए, यहीं से साइंस और तर्क में उनकी गहरी दिलचस्पी शुरू हुई। और ये दिलचस्पी सिर्फ पढ़ने तक नहीं थी, एक्शन में भी थी। छोटी सी उम्र में उनका एक बड़ा अनोखा शौक था, हैमस्टर वाला। हाँ, हैमस्टर पालना और उनकी ट्रेडिंग करना। वो दूसरे बच्चों के साथ हैमस्टर की अदला बदली करते थे और हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि उन्हें बेहतर नस्ल या ज्यादा तगड़ा हैमस्टर मिले। मतलब मोल भाव और आर्बिट्राज के सिद्धांत। बिल्कुल। आप सोचिए, बचपन में ही वो ये सब सीख रहे थे। उनकी ये असाधारण क्षमता बहुत जल्दी दिखने लगी थी। ये तो कमाल है। मतलब बचपन से ही एक इन्वेस्टर का दिमाग काम कर रहा था। लेकिन वो दौर तो महामंदी का भी था, ग्रेट डिप्रेशन का। हाँ। उस माहौल का उन पर क्या असर पड़ा होगा? बहुत गहरा असर पड़ा, बहुत ज्यादा। उन्होंने अपनी आंखों से लोगों को मुश्किलों से जूझते देखा, अच्छे खासे लोगों को काम की तलाश में भटकते देखा। इन सब चीजों ने उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही पैसों की कीमत और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का महत्व सिखा दिया था। अच्छा। उन्होंने राहगीरों को गिनने जैसी अजीब अजीब नौकरियां भी की। बेसिकली उनका दिमाग शुरू से ही एक जासूस की तरह था। जासूस कैसे? हर छोटी बड़ी घटना से जिंदगी के बड़े सबक निकाल लेना, पैटर्न ढूंढना और ये समझना कि दुनिया असल में काम कैसे करती है। और यही तार्किक सोच, ये जो दुनिया को समझने की भूख थी, वो बाद में और भी पक्की हुई जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचे। हाँ। मिशिगन यूनिवर्सिटी और उन्होंने गणित और भौतिकी की पढ़ाई की। यहीं से उनके मेंटल मॉडल्स का आइडिया निकल कर आया, जिसने उन्हें दुनिया के सबसे कामयाब थिंकर्स में से एक बना दिया। हाँ, और फिजिक्स के सिद्धांतों ने उन्हें खासतौर पर अपनी तरफ खींचा। उन्हें ये बात बहुत फैसिनेटिंग लगी कि फिजिक्स आपको किसी भी प्रॉब्लम को जड़ से समझने और उसे हल करने का एक ठोस, एक लॉजिकल तरीका सिखाती है। और मजे की बात यह है कि उनके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी नहीं थी, फिर भी हार्वर्ड लॉ स्कूल में एडमिशन मिल गया। हाँ, सिर्फ एक फैमिली फ्रेंड की सिफारिश पर। और वहां से उन्होंने जबरदस्त नंबरों के साथ ग्रेजुएशन किया। कमाली था। अच्छा, ये मेंटल मॉडल्स वाली बात मुझे हमेशा से बहुत फैसिनेटिंग लगती है। ये है क्या चीज? क्या ये बस अलग अलग सब्जेक्ट्स की जानकारी रखना है या कुछ और? चलिए इसे जरा खोलकर समझते हैं। यहीं पर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, मंगर का मानना था कि सिर्फ फैक्ट्स रट लेना या जानकारी इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है। दिस वर्क ऑफ थ्योरी, आप इसे एक मकड़ी के जाले की तरह सोच सकती है, जहां हर धागा दूसरे से जुड़ा होता है। तो जब कोई नई जानकारी आती है तो वो हवा में नहीं रहती, वो उस जाले पर चिपक जाती है। एग्जैक्टली। और वो ढांचा और मजबूत होता जाता है। और उनका सबसे बड़ा जोर इस बात पर था कि ये जाला सिर्फ एक ही तरह के धागे से नहीं बन सकता। यही उनका सबसे बड़ा पॉइंट था। वो कहते थे कि ये मॉडल कई अलग अलग फील्ड से आने चाहिए। मैथ्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इतिहास, सब कुछ। वो अक्सर एक कहावत दोहराते थे, जिस आदमी के पास सिर्फ हथौड़ा हो उसे हर समस्या कील जैसी दिखती है। हाँ, ये तो क्लासिक है। अगर आप दुनिया को सिर्फ एक या दो लेंस से देखेंगे तो आप बड़ी बड़ी बेवकूफियां करेंगे, आप असलियत को देख ही नहीं पाएंगे। मुझे मनोविज्ञान वाला मॉडल बड़ा दिलचस्प लगता है। जैसे वो इंसेंटिव बायस की बात करते थे। ओह, इंसेंटिव कॉज्ड बायस। हाँ, कि अगर आप किसी को सही प्रोत्साहन दे तो वो कुछ भी कर सकता है और उस पे यकीन भी कर सकता है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मंगर साइकोलॉजी के इस मॉडल के दीवाने थे।
इंसेंटिव कॉस्ट बायस तो उनका फेवरेट था। उनका कहना था शो मी द इंसेंटिव एंड आई विल शो यू द आउटकम। वाह। यानी किसी भी सिचुएशन को समझना है तो सबसे पहले ये देखो कि उसमें शामिल लोगों का फायदा किस चीज में है। सही बात है। एक सेल्समैन को सच में लगने लगता है कि उसका प्रोडक्ट दुनिया में बेस्ट है क्योंकि उसका कमीशन उसी पर टिका है। मंगर कहते थे कि इंसानी दिमाग की इस कमजोरी को समझे बिना आप बिजनेस या जिंदगी में सही फैसले ले ही नहीं सकते। और सिर्फ साइकोलॉजी ही नहीं, वो तो इंजीनियरिंग से भी आइडियाज लेते थे, जैसे बैकअप सिस्टम या ब्रेक पॉइंट्स। बिल्कुल। ये सुनने में तो बड़े टेक्निकल लगते हैं, पर इनका इस्तेमाल तो कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल। बैकअप सिस्टम का आइडिया सिर्फ प्लेन या पुल बनाने के लिए नहीं है। उसका मतलब है कि हमेशा एक प्लान बी तैयार रखो। एक बफर रखो। हाँ, आपके पास एक से ज्यादा इनकम सोर्स होने चाहिए, आपके निवेश में सुरक्षा का मार्जिन होना चाहिए, और ब्रेक पॉइंट्स का मॉडल सिखाता है कि हर सिस्टम की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। हाँ, चाहे वो एक मशीन हो, एक कंपनी हो या आपका अपना शरीर। आपको पता होना चाहिए कि कोई सिस्टम टूटने से पहले कितना दबाव झेल सकता है। इन सब मॉडल्स को मिलाकर वो किसी भी प्रॉब्लम का एक 360 डिग्री व्यू तैयार करते थे, जो किसी एक फील्ड का एक्सपर्ट कभी नहीं कर पाता। कभी नहीं। और इसी कमाल के मेंटल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल उन्होंने निवेश में किया और वॉरेन बफेट को भी करने के लिए तैयार किया। चलिए अब उनके निवेश और जिंदगी जीने के उस अनूठे तरीके पर आते हैं। जरूर। उनका एक सबसे मशहूर सिद्धांत है इन्वर्जन, यानी उल्टा सोचना। हाँ, ये कमाल का आइडिया है। देखिए, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता कैसे पाएं। मंगर कहते थे सवाल को उल्टा कर दो। ये सोचो कि मैं असफल कैसे हो सकता हूँ। अच्छा। और फिर उन सभी चीजों से बचो जो असफलता की ओर ले जाती हैं। उनकी एक मशहूर कहावत है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ मरने वाला हूँ ताकि मैं वहां कभी न जाऊं। यानी अच्छी जिंदगी जीने के रास्ते ढूंढने से बेहतर है उन सब आदतों और फैसलों से बचना जो जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। और ये इन्वर्शन का आइडिया सीधे उनके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस यानी सक्षमता के दायरे वाले सिद्धांत से जुड़ता है ना? बिल्कुल। आप असफलता के रास्ते तभी तो बंद कर पाएंगे जब आपको ये पता हो कि आप क्या नहीं जानते। अपनी सीमाओं को समझना ही पहला कदम है। क्या बेहतरीन कनेक्शन बनाया आपने। बिल्कुल यही बात है। मंगर निवेश के मौकों को 3 टोकरियों में बांटते थे। 3 कौन-कौन सी? हाँ, नहीं और समझने के लिए बहुत मुश्किल। अच्छा। और ज्यादातर चीजें उनकी तीसरी टोकरी में जाती थीं। वो कहते थे कि आपको दुनिया की हर कंपनी के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी हदों का पता होना चाहिए और उनके अंदर रहना चाहिए। जो समझ नहीं आता उसे बस छोड़ दो। हाँ, ईगो को बीच में मत आने दो। और इसी सोच ने बर्कशायर हैथवे की पूरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को बदल दिया। पहले वॉरेन बफेट तो वो अपने गुरु बेंजामिन ग्राम के रास्ते पर चलते थे। सिगार बट इन्वेस्टिंग। हाँ, यानी एक महान मूल्य पर एक ठीक-ठाक व्यवसाय खरीदना। हाँ। लेकिन मंगर ने आकर बफेट को समझाया कि ये तरीका छोटे निवेश के लिए तो ठीक है, लेकिन बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको अपना नजरिया बदलना होगा। उन्होंने कहा कि एक ठीक-ठाक बिजनेस को बहुत सस्ते में खरीदने से कहीं बेहतर है कि एक महान बिजनेस को ठीक-ठाक दाम पर खरीदा जाए। अ ग्रेट बिजनेस एट अ फेयर प्राइस। एग्जैक्टली। ये वॉरेन बफेट की सोच में एक गेम चेंजिंग शिफ्ट था। कोका कोला, सीज कैंडीज जैसी कंपनियों में निवेश, वो सब इसी सोच का नतीजा था। और एक बार जब वो ऐसा कोई महान व्यवसाय खरीद लेते थे तो उनका सिद्धांत था सिट ऑन योर एस। हाँ, बिल्कुल। मतलब बस बैठे रहो, कुछ मत करो। उनका मानना था कि अगर आपने अपना होमवर्क ठीक से किया है और कुछ बेहतरीन कंपनियां ढूंढ ली हैं, तो सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हैं वो है कुछ ना करना। कुछ ना करना। उन्हें बार बार खरीद बिक्री से सख्त नफरत थी। वो कहते थे कि इससे सिर्फ आपके ब्रोकर अमीर होते हैं। वो यहां तक कहते थे कि अगर आपके पास 3 बेहतरीन कंपनियों का पोर्टफोलियो है तो वो भी काफी है। 3 कंपनियां? हाँ, ये धैर्य का एक एक्सट्रीम लेवल है। लेकिन एक मिनट, आज की इतनी तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या ये सिद्धांत अब भी काम करता है? जहां आज की महान कंपनी कल पुरानी हो सकती है, क्या आज भी कोई बस बैठे रह सकता है? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। देखिए, मंगर का मतलब आलसी होना नहीं था। अच्छा। सिट ऑन योर एस का मतलब है कि फैसला लेने के बाद आप बेवजह की हरकतें ना करें, लेकिन उस फैसले तक पहुंचने के लिए वो लगातार पढ़ते रहते थे, अपनी समझ को अपडेट करते रहते थे। बिल्कुल। तो आज के दौर में भी सिद्धांत वही है। आपको लगातार सीखना होगा, ये देखना होगा कि कहीं आपकी महान कंपनी का बिजनेस मॉडल कमजोर तो नहीं पड़ा। लेकिन जब तक फंडामेंटल्स मजबूत हैं, तब तक रोज रोज के बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर
पैनिक में बेचने की जरूरत नहीं है। धैर्य आज भी सबसे बड़ी ताकत है, शायद पहले से भी ज्यादा। सही बात है। और इस तरह का धैर्य और अनुशासन रखने के लिए सिर्फ तेज दिमाग से काम नहीं चलता, एक खास तरह का कैरेक्टर भी चाहिए। हाँ, उनके निजी जीवन के किस्सों में भी उनके चरित्र की ये मजबूती साफ दिखती है। उनके बच्चों ने कुछ बड़ी दिलचस्प बातें बताई हैं। हाँ, ये किस्से उनके उसूलों को असल जिंदगी में दिखाते हैं। जैसे उनके एक बेटे ने बताया कि एक बार उन्होंने किसी दोस्त से कार उधार ली। जब उसे लौटाने का समय आया तो मंगर ने जोर देकर कहा कि टंकी हमेशा पूरी भरकर लौटानी चाहिए, भले ही लेते वक्त उसमें पेट्रोल कमी क्यों ना हो। अरे वाह! ये एक छोटा सा काम था, लेकिन इसके पीछे का सबक बहुत बड़ा था। हमेशा चीजों को बेहतर हालत में लौटाओ और हमेशा निष्पक्ष रहो, भले ही आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़े। और वो तूफान वाला किस्सा, जब उन्होंने अपने बेटे को भूला हुआ अखबार लाने के लिए वापस भेजा था। वो तो क्लासिक मंगर है। तेज तूफान में वो अपने बेटे को वापस भेजते हैं क्योंकि वो अखबार उठाना भूल गया था। बाप रे! संदेश बिल्कुल साफ था, काम को पहली बार में ही सही तरीके से करो, कोई बहाना नहीं, कोई टालम-टोल नहीं। ये दिखाता है कि वो परफेक्शन और अनुशासन को लेकर कितने सख्त थे। उनके लिए लापरवाही की कोई जगह ही नहीं थी। कोई जगह नहीं थी। उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता के बारे में भी एक कहानी है। वो किसी भी शोर शराबे के बीच बैठ के पढ़ सकते थे। हाँ, उनके बच्चे बताते हैं कि घर में टीवी चल रहा हो, बच्चे खेल रहे हो, शोर मचा रहे हो, मंगर पर कोई असर नहीं होता था। कमाल है। वो अपने पढ़ने और बाहरी दुनिया के बीच जैसे एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेते थे। आजकल जिसे डीप वर्क कहते हैं, मंगर सालों से उसके मास्टर थे। ये क्षमताएं ही उन्हें घंटों तक जटिल विषयों पर सोचने और दूसरों से बेहतर विश्लेषण करने की ताकत देती थी। तो कुल मिलाकर देखें तो चार्ली मंगर का फलसफा सिर्फ पैसा कमाने का कोई फॉर्मूला नहीं है। ये असल में सोचने का, निर्णय लेने का एक बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के बारे में। बिल्कुल। जीवन के हर पहलू में बेहतर फैसले लेने के लिए अलग अलग विषयों से मेंटल मॉडल्स का एक मजबूत, आपस में जुड़ा हुआ ढांचा तैयार करना। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है और ये हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर छोड़ता है। मंगर अक्सर कहते थे कि हार्वर्ड जैसे टॉप संस्थानों ने भी उन्हें एक तरह से गलत शिक्षा दी। गलत शिक्षा हार्वर्ड ने? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां हर विषय को अलग अलग करके पढ़ाया जाता है। फिजिक्स वाला फिजिक्स पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स, कोई उन्हें जोड़कर नहीं देखता। सब अपने अपने साइलोज में है। बिल्कुल। आज विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइजेशन के इस दौर में, जहां हर कोई अपने छोटे से दायरे का एक्सपर्ट है, ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। अगर हम मंगर की तरह अपना खुद का सांसारिक ज्ञान का ढांचा नहीं बनाते हैं, तो हम असल में क्या खो रहे हैं? क्या खो रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, हम इसे खुद बनाना शुरू कैसे कर सकते हैं?